नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में यूपी में भी कुछ चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हाल ही में विपक्ष की जो मीटिंग हुई थी पटना में, उसमें उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे नए दलों को जोड़ेंगे, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव के साथ कोई नया दल जुड़ा नहीं है। अलबत्ता जो पुराने दल हैं, जैसे जयंत चौधरी का आरएलडी है, वे लगातार अपने ट्वीट से एक असमंजस की स्थिति पैदा किए हुए। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है कि यदि चावल ही खाने हैं तो फिर खीर खाई जाए। अब इसका क्या अर्थ हो सकता है ये तो जयंत चौधरी ही बताएंगे, लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि बेंगलोर में जो मीटिंग होने वाली है उसमें जयंत चौधरी शामिल होंगे। अखिलेश यादव के साथ और कौन से छोटे दल जाने वाले हैं यह अभी कह पाना मुश्किल है। राजनीतिक ऊंट उत्तर प्रदेश में किस करवट बैठेगा, इसे देखने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम अपने वक्ताओं से बात करेंगे। चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। भाजपा एक एक बूथ को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन विपक्षी एकता को लेकर विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एनसीपी में टूट फूट हुई है और शरद पवार को जिस तरह का सियासी झटका लगा, उससे पूरे विपक्ष में खलबली सी मच गई है। वैसे तो विपक्ष ने इस राजनीतिक विद्रोह को खास तवज्जो नहीं दी है। सवाल यह है कि देश भर में सभी विपक्षी पार्टी को एक साथ लेकर आगे चलने की चुनावी रणनीति कौन बनाएगा। विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में है। एनसीपी में उथल पुथल होने के बावजूद पूरा विपक्ष एक है। देखिए, ये गठबंधन नहीं है, ये पूरी तरह से जनता को ठगने के लिए ठगबंधन बनाया जा रहा है। और देश भर के जो परिवारवादी पार्टियां हैं और जो भयानक भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई पार्टियां हैं, वो सब मिलकर आदरणीय मोदी जी को रोकने का एक विफल प्रयास कर रही है, जो पहले भी कर चुकी हैं। और इस बार जो गठबंधन एक्सप्रेस पटना से चली थी वो कुछ ही दूर में जाकर डिरेल हो गई। एक शेर है कि लेकर उमंग संग चले थे हंसी खुशी, पहुंचे नदी के घाट तो मेला उजड़ गया। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन का जिक्र करते हुए कहा है कि विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया है। यूपीए में वोट बैंक की पूंजी के आधार पर बात करें तो विपक्ष में सपा और बसपा दो अहम खिलाड़ी हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय दल होने के बाद भी यूपी में हाशिए पर है। जयंत चौधरी की आरएलडी, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी भी कुछ सीटों पर अपना प्रभाव रखती हैं। बिहार की बैठक में सपा में मुखिया अखिलेश यादव को यूपी में विपक्ष को एकजुट करने की कमान सौंपी गई है। पिछले दिनों पटना में विपक्षी दलों का 17 दलों का महासम्मेलन हुआ था। देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और सभी राजनीतिक दलों का अपने अपने प्रदेशों में जनता के बीच में मजबूत आधार है और निश्चित तौर पे सभी दल मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ेंगे। वहीं खराब दौर में भी 13% से 20% तक वोट हासिल करने वाली बसपा इससे पूरी प्रक्रिया से अलग है। इसलिए सबके मन में सवाल ये है कि यूपी में विपक्षी एकता की राह कैसे तय होगी। प्रदेश में छोटे दलों ने फिलहाल किसी न किसी का दामन थाम रखा है या फिर उन्होंने संभावनाओं की राह पकड़ ली है। रालोद सपा के साथ गठबंधन में हैं तो अपना दल व निषाद पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा के गठबंधन का हिस्सा है। ओम प्रकाश राजभर की भाजपा को नजदीकियां छिपी नहीं है। राजनीतिक भी मानते हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई तो वह भाजपा के कांटों को टक्कर दे सकती है। हालांकि ओपी राजभर ने सपा, बसपा, कांग्रेस, जेडीयू और सुभा सपा के साथ आने पर प्रदेश की 70 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। अब देखना है कि विपक्ष एकता का ऊंट किस करवट बैठता है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन से न कांग्रेस का भला हुआ और न ही सपा का। दोनों ही अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर पहुंचे हैं। यूपी जैसे सबसे बड़े राज्य में मामूली सीटों पर कांग्रेस मानेगी या सपा या बसपा या किसी से भी गठबंधन होता है तो वे कांग्रेस का बड़ा हिस्सा देने पर तैयार होंगे। इस पर भी तरह तरह के कायस हैं। हालांकि जातीय जनगणना के जरिए ओबीसी, दलित, लामबंदी के साथ ही अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में करने के लिए मेहनत सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही कर रहे हैं। ऐसे में खेमे में जितने अलग होंगे बंटवारे का खतरा भी उनका ही अधिक होगा। इस खतरे की आहट इनके नेतृत्व का भी है। नरेंद्र मोदी की 2014 और 23 की सरकार की जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला विरोधी नीतियां हैं, पूरा देश आज इस नीतियों की वजह से कोलैप्स के शिकार पे है। पूरे देश में एक एकता और अखंडता को जो चोट पहुंची है उसके लिए
नरेंद्र मोदी की सत्ता जिम्मेदार है। आज सब लोग चिंतित हैं कि इस किसान विरोधी सरकार को, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को, मुसलमान विरोधी सरकार को, जिससे आज पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। पूरा अमेरिका जानता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं तो भारत में। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कहीं शोषण है तो वो भारत के अंदर। तो अखिलेश यादव जी, आदरणीय नीतीश जी, स्टैलिन साहब, ये सभी राजनेता मिलकर चाहते हैं कि बीजेपी आरएसएस का जो ये अधिनायकवाद का चेहरा है, इससे इस देश को छूट मिले। तो ये रिपोर्ट थी। आज की हमारी इस डिबेट में हिस्सा लेंगे इसी विषय पर अजय चंद चौबे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। मनोज कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ओम प्रकाश सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और सुभाष चंद्र यादव, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहस की शुरुआत हम मनोज यादव जी से करते हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के एक अच्छे प्रवक्ता हैं और अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं। मनोज जी, 17-18 जुलाई को जो मीटिंग बेंगलोर में होने वाली है, उसमें अखिलेश यादव के साथ और कौन से दल जा सकते हैं? इधर जयंत चौधरी जी अपने ट्वीट से लगातार खेल रहे हैं, अलग अलग तरह के ट्वीट कर रहे हैं, उससे कयास अलग अलग तरह के लगाए जा रहे हैं। क्या जयंत चौधरी बेंगलोर की मीटिंग में शामिल होंगे? और अखिलेश यादव को, चूंकि विपक्ष की जो मीटिंग हुई थी उसमें अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का एक इंचार्ज बनाया गया था कि वे अन्य दलों से बात करेंगे और अन्य दलों को जोड़ने के लिए अन्य दलों के साथ वे अगली मीटिंग में आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब क्या स्थिति है मनोज जी? देखिए, स्थितियां पहले से और बेहतर, और अगर पहले से बेहतर स्थितियां हुई है तो जाहिर सी बात है दूसरे खेमे में बेचैनी बहुत जबरदस्त है। और बेचैनी इसलिए है, आए दिन मीडिया में खबरें आती हैं। आदरणीय जयंत जी के ट्वीट को लेकर जो बात कही जा रही है उसका मंतव्य तो कुछ और हो सकता है, और अगर इस मंतव्य की विवेचना की जाएगी तो ये पाया जाएगा कि सिर्फ चावल खाया जाए तो क्यों न खीर खाई जाए। तो इस देश को 85 करोड़ लोगों को कौन चावल बांट रहा है और दूध मलाई कौन खा रहा है? इस बात की भी तो परिभाषा दी जा सकती थी, लेकिन मीडिया के द्वारा ये बात लगातार कही जा रही है उपाध्याय जी कि साहब ये तो विपक्ष के जो लोग हैं ये टूट जा रहे हैं, आपस में छिटके जा रहे हैं। खैर, इंचार्ज जैसी बात अभी कोई राष्ट्राध्यक्ष जी के लिए नहीं आई है, लेकिन ये निश्चय है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है और मुख्य भूमिका विपक्ष के रूप में महाराष्ट्र में। मनोज जी, महाराष्ट्र में हमने देखा ना, महाराष्ट्र में विपक्ष टूट गया। शरद पवार जो विपक्षी एकता के सबसे बड़े घटक माने जाते थे, उनकी पूरी पार्टी एक तरफ है, सारे विधायक टूट करके उन्होंने एक अलग दल बना लिया है, अलग गठबंधन कर लिया है और उन्होंने कहा कि असली एनसीपी हमारी ही है। तो ये संभावनाएं तो फिर हर राज्य में है ना, बिहार में भी देखी जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है, इसलिए ये बातें हुई हैं, ये किसी की पैदा की हुई नहीं है। महाराष्ट्र में चूंकि ये घटनाक्रम देखा है इसलिए। मनोज जी। उपाध्याय जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, उदाहरण देना भी ये बिल्कुल सही है, इस सवाल पे यही उदाहरण बनता है। लेकिन जो लोग गए वो कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा परिभाषित किया गया 2 दिन पहले ही परिभाषित किया गया कि साहब 70,000 करोड़ के स्कैम वाले एनसीपी के नेता हैं, सब जेल जाएंगे। तो क्या जेल का मतलब बीजेपी होता है क्या? मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि अगर जेल का मतलब बीजेपी ज्वाइन करना है तब तो साहब कोई भी हत्या कर दे, कोई भी भ्रष्टाचार कर दे, कोई भी कुछ भी अपराध कर दे और जाके जेल मतलब बीजेपी, आप समझ गए होंगे, और वो जेल में चला जाए और वहां बैठ के मलाई खाए। अगर इस तरह की बात बताने का प्रयास बीजेपी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और आपको और आपके दर्शकों को बात बेहतर समझ में आ जाएगी। महाराष्ट्र में रिवर्स गेयर बहुत तेजी से लगता है, तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, हो सकता है कोई ऐसा रिवर्स लगे कि चारों खाने सब चित हो जाएं। इसलिए अभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में एक ऐसा समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को। ठीक है मनोज जी। ओम प्रकाश सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर।
उनसे जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, ये तो बात सही है कि जिस पार्टी के अजीत पवार या छगन भुजबल, वो तो जेल में रह के आए हैं, उन पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप, उसके बाद अब एक उप मुख्यमंत्री बन गया है, एक मंत्री बन गया है, और पूरा के पूरे जो विधायक हैं वो टूट करके अब उनके साथ में भाजपा सरकार में शामिल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या सारे दाग धुल जाते हैं? ओम प्रकाश सिंह जी, ये एक बड़ा सवाल। आपका सवाल लेकिन उसके पहले जो आपने डिबेट का विषय रखा अच्छी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में नंबर 3 की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को विपक्षी गठजोड़ का प्रतिनिधि बनाया गया। मुझे सुनकर मुस्कुराहट इसलिए आई कि एक कहावत याद आई कि बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी दे दी गई। आप क्या ही बताइए उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता है कहाँ जो टूटेगी? भाई एकता होती तो टूटने की संभावना है, कहीं जब कुछ है ही नहीं है तो टूटेगी क्या? अरे आदरणीय अखिलेश यादव जी टूटना तो छोड़िए, उसको पूरा बिखेर दिया है, एकदम से उसको चौपट कर दिया। आप ये बताइए, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, आप ये बताइए उपाध्याय जी, ये किससे समझौता करेंगे? प्रतिनिधि बन के आए हैं सर्वदलीय बैठक से, पटना से लौटे, बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के। कांग्रेस से करेंगे, मायावती जी से करेंगे, केजरीवाल से करेंगे, ओम प्रकाश राजभर से करेंगे, महान दल से करेंगे, किससे करेंगे? अरे एक तो जयंत चौधरी इनके पास बचे, और इनके कारनामे से कौन कब निकल के चला जाए। जो आपने ट्वीट की चर्चा किया, उन्होंने ट्वीट किया था आज से 20 दिन पहले कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में हम गहलोत जी के साथ है, और उन्होंने एक और ट्वीट किया था कि जब 2024 में की चुनाव है और मोदी को हटाना हमारा लक्ष्य है, तो सब सारे विपक्षी दल एक हो, तो कांग्रेस के बिना ये संभव नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये विपक्षी एकता का खीर जो बन रही है, उसको आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। केजरीवाल ने कह दिया कि जहाँ राहुल था हम नहीं, जहाँ हम था राहुल नहीं, मायावती ने कह दिया जहाँ अखिलेश था हम नहीं, जहाँ हम था। ठीक है ओम प्रकाश सिंह जी, ठीक है, ठीक है, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अजय चंद चौबे जी हैं। चौबे जी, कांग्रेस कहाँ है उत्तर प्रदेश में? आपका अगर गठबंधन होता भी है, मान लीजिए, पहली बात तो मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो समाजवादी पार्टी को नुकसान है, और ये देख भी चुके, 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हम लोग देख भी चुके हैं। तो कांग्रेस अगर विपक्षी एकता की में जुड़ती है और उस विपक्षी एकता के साथ आती है, तो उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है और यहीं से किसी भी केंद्र की सरकार का जो रास्ता है वो जानता है चुन करके। ऐसे में अखिलेश यादव क्या आपको आपके द्वारा मांगी गई सीटें देंगे, और आप किस स्थिति में होंगे? क्या आप 1 या 2 सीटों से समझौता कर लेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव आपको बहुत ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देने की स्थिति में रहेंगे। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वे तो यही कहते हैं। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई गठजोड़ बनता है और यदि आप उसका हिस्सा होते हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ आपका तालमेल सीटों को लेकर के कैसे होगा? चौबे जी। उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। विगत दिनों में भी कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत गठबंधन रहा, और रह गई बात जहां कांग्रेस की स्थिति की 2019 की या 2014 की, तो उसके पीछे भी जाना चाहिए। 2009 कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का साहस किया था और 22 सीटें जीती थी, और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात से बौखलाए हैं कि पटना में जो विपक्षी दलों का सम्मेलन हुआ है वो बहुत ही मजबूत
आधार वाले लोग हैं, सब अपने अपने राज्यों में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी रवैये के खिलाफ मजबूती से लड़े हैं और हर मोर्चे पे कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से 2009 की तरह भी हो सकता है। इस पे हमारा शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। सीटों का बंटवारा कहीं इसमें कोई विवाद नहीं है और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन उसी दल से है जिसके पास आधार है, नैतिकता है, चरित्र है और सत्ता की तानाशाही से लड़ने का जोश और जज्बा है। जिन दलों के पास जोश और जज्बा नहीं है, जो सावरकर की तरह माफी वीर हैं, जो कभी भी घुटना तोड़ देते हैं। भाषण नहीं चाहिए चौबे जी, भाषण नहीं। आप ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी के साथ में तालमेल होता, दूसरा आपने एक संकेत दिया अकेले जा सकते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, 2009 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव में थी उस समय समाजवादी पार्टी का कल्याण सिंह जी ने एक अपनी पार्टी बनाई थी, उसके साथ समझौता हुआ था। जाहिर है कल्याण सिंह जी के समझौते के कारण मुस्लिम समुदाय ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया और वो वोट कांग्रेस को चले गए। तो ऐसी स्थिति, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति पुनः समाजवादी पार्टी दोहराएगी। हम जब मनोज जी से बातचीत होगी तो इस पर भी जवाब ले लेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस कैसे उत्तर प्रदेश में टिकेगी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। बाकी नैतिकता और ये सब वो सब ठीक है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की स्थिति है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ के ही पटना में जो महासम्मेलन हुआ उसमें ऐसे किसी दल को नहीं बुलाया गया जो समाज और राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हो। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी जब लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेगी तो किसी भी लोकसभा क्षेत्र में मिनिमम 3 लाख मुसलमान वोटर, 2 लाख यादव वोटर, 5 लाख तो ये मजबूती के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी का भी अपने प्रत्येक लोकसभा में वोटर हैं और समाजवादी पार्टी के भी हैं और भाजपा का एंटी कम्बेंसी का वोट है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी मिनिमम 8 लाख वोट के साथ लड़ना स्टार्ट करेगी और भाजपा के प्रत्येक नेता 5 लाख या 6 लाख वोट से चुनाव हारेंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसी बात की बेचैनी माननीय प्रधानमंत्री जी के भीतर है। अब वो पूरे देश में भ्रमण पे निकल रही है, उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, कोई ऐसा बचाने वाला नहीं मिल रहा है। जिन दलों को खत्म करने में लगे थे उन्हीं दलों से अपने को बचाने की भीख मांग रहे हैं। चौबे जी सुनिए, वो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी घूमने निकल गए हैं, प्रधानमंत्री जी को बेचैनी हो गई है। आप उसको इस तरह से क्यों नहीं लेते कि आप अभी विपक्षी एकता की बैठकें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, वो एक दिन में 2-2, 3-3 राज्यों में जा रहे हैं। ये उनकी आपको उनका परिश्रम नहीं दिखाई दे रहा, आपको बेचैनी दिखाई दे रही है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार, अपना कैंपेन शुरू कर दिया और उसमें प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं और आपकी विपक्ष की एकता ही अभी तक नहीं हो पाई है। ये प्रदेश और देश की जनता को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो केवल चुनावी मोड में 24 घंटे रहते हैं, 365 दिन रहते हैं, तो जनता उधर नहीं देखती। कर्नाटक में भी उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। सुभाष चंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुभाषपा के। सुभाष चंद्र यादव जी, सबसे ज्यादा इस समय जो आपकी ओर निगाहें हैं, आप किस ओर जाते हैं? अभी आपकी पार्टी का रुख साफ नहीं है। बीच बीच में ये खबरें आती रही कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, अभी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठजोड़ होगा भी या नहीं होगा। एक खबर ये भी थी कि गाजीपुर में जो उपचुनाव होगा, उस उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा मिलकर के चुनाव लड़ेंगे? ये 2 सवाल हैं। इसके बाद आपसे विपक्ष की एकता पर बात करेंगे। सुभाष चंद्र जी। उपाध्याय सर, सबसे पहले तुम स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी उपाय स्थिति के अंदर नहीं है। हमारा स्पष्ट नजरिया है, हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। और रही बात आपने बोला गाजीपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उपचुनाव लड़ने की, तो इसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बारे में जो भी चीजें इस तरह की भ्रांतियां फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में जा रही, जनता के मुद्दों को उठा रही है।
इस समय हमारी शोषित वंचित जो जागरण रैली की तैयारी होने वाली जो पटना के गांधी मैदान के अंदर होगी उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से मतलब राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों का बाजार गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग जा रहे हैं और गाजीपुर के अंदर जाके हम लोग उपचुनाव लड़ेंगे। तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ उपाध्याय सर कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता 25 करोड़ जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का हमको बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। विपक्षी एकता की जो आप बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता तो जो का सवाल एक मिनट सुभाष चंद्र जी एक सवाल सुनिए। हाँ, विपक्ष की एकता पे ही मेरा सवाल है। तो क्या आप जो विपक्ष की एकता की मीटिंगें चल रही हैं लगातार, अभी फिर बेंगलोर में 17-18 को होने वाली है, तो क्या आप उसके साथ है? क्या आपकी जो सहानुभूति है विपक्ष के साथ है? वो तो स्पष्ट करना पड़ेगा ना आपको। उपाध्याय सर मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जितने प्रवक्ता बैठे हैं और मैं जहां तक समझता हूं कि सारे प्रवक्तागण उत्तर प्रदेश की धरती से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जिलों से। चाहे वो मनोज भाई हो गए, चाहे ओम प्रकाश सर हो गए, चाहे अजय भाई हो गए या मैं हो गया, हम लोग चारों उत्तर प्रदेश की धरती से बिलोंग करते हैं। अब आई विपक्षी एकता की बात। उपाध्याय सर राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे अत्यधिक लोकसभा वाला क्षेत्र है और इस देश की दशा और दिशा अगर कोई तय करता है तो उत्तर प्रदेश तय करता है। और उत्तर प्रदेश का जो रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है उसकी शुरुआत पूर्वांचल के अंदर से होती है। पूर्वांचल के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बैठी हुई है। मेरे आदरणीय प्रवक्ता अजय चंद्र चौबे जी ने बोला कांग्रेस से प्रवक्ता है। मैं यहाँ पे किसी पार्टी को छोटा है बड़ा आंक नहीं रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस दृष्टि से लिहाज से बड़ा रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आप अजय चंद्र चौबे जी से पूछ लीजिए, विधायक की दृष्टि के हिसाब से हम कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, भले वो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम उनसे बड़ी पार्टी है, उससे ज्यादा % हमारे पास है। लेकिन क्या मनोज भाई जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी या अजय चंद्र चौबे जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने विपक्षी एकता के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बुलाना जरूरी समझा? पटना बैठक के अंदर नहीं बुलाना जरूरी समझा। अब बेंगलोर के अंदर जो बैठक हो रही है उस बैठक के अंदर ये लोग हमको बुलावा देंगे या नहीं देंगे तो ये लोग तय करेंगे। लेकिन जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं इनको ये सोचना चाहिए। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लेते। आप जो विपक्षी गठजोड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मनोज जी से ही जवाब ले लेते। मनोज जी एक तो ये कि कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन को लेके मैं पिछली बार भी आपसे सवाल किया था, सपा के प्रवक्ता थे, और इस बार भी है कि कांग्रेस के साथ कैसे आपका तालमेल बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन कभी सफल हुआ नहीं। 2009 की बात चौबे जी कर रहे थे, 2009 का मैंने बताया था, मुझे लगता है कि ये एक सच्चाई थी कि कल्याण सिंह के साथ समाजवादी पार्टी गई थी और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा था। लेकिन विधानसभा में फिर स्थितियां बदल गई थी। 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब स्थितियां बदल गई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। खैर, अभी जो सुभाषपा के प्रवक्ता कह रहे हैं सुभाष चंद्र यादव जी कि भाई विपक्ष की ओर से तो उन्हें तो न्योता ही नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की एकता की बात कैसे होगी? मनोज जी। देखिए उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे राजनीतिक दलों से बात कर रही है। सुभाषपा से अभी तक कोई बात नहीं हुई है, लेकिन और राजनीतिक दलों से हमारी बात लगभग हो चुकी है। और जो बैठक बेंगलोर में होने जा रही है उस बैठक में भी उसका दृश्य नजर आएगा। बड़े सवाल हैं, बड़े जवाब हैं। अभी इस डिबेट में आप जयंत चौधरी जी के ट्वीट के लेके बात करेंगे, ट्वीट का मतलब बताएंगे, टूटने की स्थिति को बताएंगे, वो सारी चीजें 17-18 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन बीजेपी क्या बताएगी? बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? बीजेपी के क्या मुद्दे होंगे? विपक्ष पे सिर्फ प्रहार करना, विपक्ष जो सत्ता में नहीं है उसको क्रिटिसाइज करते रहना, ये क्या बीजेपी की सफलता और विजयश्री का पैमाना बना रखा है क्या? ये फार्मूले से चुनाव बीजेपी लड़ेगी क्या? आप आए हो, आज जिस तरीके से मैंने वीडियो देखा कि हर मौसम में सबसे मजबूत जम्मू से लेके कश्मीर तक का हाईवे बनाया है मोदी जी ने, वो आज हमने देखा, वो भरभरा के बहता हुआ चला गया, खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी के जो विकास कार्य हैं, जैसे वो पुल सड़क भरभरा के बह गई, वैसे मोदी जी की सरकार भी 10वें साल भरभरा के खत्म हो जाएगी, क्योंकि डिलीवरी के नाम पे शून्यता है। जो कुछ डिलीवर्ड है वो बिजनेस की तरह डिलीवर्ड है जनता को। एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है गोरखपुर से कहीं से, उसका किराया सुन लीजिए, तबीयत हरी हो जाएगी। आम जनता को एहसास हो जाएगा कि साहब मोदी जी का विकास और विकास का मॉडल कैसा है। लूट लूट लूट, सिर्फ लूट के अलावा दूसरा कोई मॉडल नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही सलाह दूंगा मौजूदा बीजेपी सत्ता को कि आप हमारी चिंता मत करो। अरे विपक्ष एकजुट रहेगा
तब आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विपक्ष बिखर के लड़ेगा तब आपकी सेहत पे कोई परीक्षा। आपके पास तो विश्वगुरु है भाई, विश्वगुरु है, बीजेपी जैसा दल है, सबसे ज्यादा पैसा है और सारा तंत्र भी आपके हाथ में, तो आप विपक्ष विपक्ष क्यों चिल्लाते रहते हो पूरा दिन? राम राम बोला करो, उससे ज्यादा वोट मिलेगा। विपक्ष को क्रिटिसाइज करने से वोट कम मिलेगा आपको, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है मनोज जी, अभी भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था, उनके 2-3 जो लाइनें थी वो मैं आपको बताता हूं। उनका कहना था लालू प्रसाद यादव के बेटे का भविष्य बनाना है तो आरजेडी को वोट दीजिए, अगर अखिलेश यादव के परिवार का भविष्य बनाना है तो सपा को वोट करिए, यदि डीएमके के परिवार का भविष्य बनाना है तो स्टालिन को वोट करिए, टीएमसी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भविष्य बनाना है तो टीएमसी को वोट करिए, ममता बनर्जी के भतीजे। ऐसे करके उन्होंने 10-15 उदाहरण दिए। सोनिया गांधी के बेटे का भविष्य बनाना है तो कांग्रेस को वोट करिए, और अगर अपने बच्चे का भविष्य बनाना है तो भाजपा को वोट करिए। ये परिवारवाद पे सीधी चोट थी, और मुझे भी लगता है कि ये ज्यादातर पार्टियां सब परिवारों के इर्द गिर्द घूमती हैं। जी मनोज जी। उपाध्याय जी, आपका लगना भी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, मेरे जवाब देते ही खत्म होगा। अगर इस देश के एक लाडले बेटे को आगे बढ़ाना है, अगर इस देश के प्रधानमंत्री के लाडले को आगे बढ़ाना है तो भाजपा को वोट दीजिए। उस लाडले का नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी। अगर बीजेपी को आप वोट देंगे तो समझ लो आप गौतम अडानी को वोट दे रहे हैं। इस देश को पूंजीपतियों के पास, इस लोकतंत्र को बेड़ियों में बांध के रखने वाले को वोट देंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर समाजवादी पार्टी को बस ओम प्रकाश सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी से जवाब लेते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, मनोज यादव जी ने गंभीर आरोप लगाया है। आप मनोज जी जवाब दीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए। जी मनोज जी, पूरा नहीं हुआ जवाब। मैं मनोज जी कह रहा हूं, अगर इन सारे दलों को बोलिए तो आप पीडीए पिछड़े का, दलित का के लिए वोट देंगे। अगर आप पीडीए को वोट देंगे, यानी कि राहुल जी की पार्टी को, अखिलेश जी की पार्टी को, और आरजेडी को और जेडीयू को, जितने भी दल हैं इनको वोट देने का मतलब आप पीडीए को वोट देंगे। ठीक है ओम प्रकाश सिंह जी जवाब दीजिए। जी उपाध्याय जी, पूरा देश देख रहा, और ये पूरा देश तो आज नहीं देख रहा, 2014 से देख रहा। जो आपने एक बात कही ना, परिवारवादी पार्टियां, जातिवादी पार्टियां, तुष्टीकरण की पार्टियां, तो उसमें कुछ ऐसे भी नेता पैदा हुए इस प्रदेश और देश में कि वंशवाद के कारण विरासत में उनको गद्दी तो मिल गई, लेकिन जिसको जिसको गद्दी मिली है उसमें से अधिकांश को सफलता नहीं। अब देखिए माननीय अखिलेश यादव जी 2014 से चुनाव लड़ रहे हैं। जब से गद्दी पाए, पिता की विरासत में पाए, तो तो बेचारे कहीं पढ़ रहे थे लंदन उंदन, कहाँ आ गए, सोचे मुलायम सिंह की बनी बनाई जमीन है तो हम क्यों न अपने बेटे को आगे बढ़ाए। ठीक है, बढ़ाना चाहिए। राजनीति में पहले राजा रानी हुआ करते थे, अब परिवारवादी पार्टियां। देखिए ना, नेहरू जी का खानदान, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा जी, मरियम जी, रॉबर्ट वाड्रा, मतलब देख लीजिए। मेरा इस पर कोई आरोप नहीं। मेरा ये कहना जो मूल बात है कि ये सीजनल पार्टियां, सीजनल पार्टियां इसलिए कह रहा हूँ कि देश को बचाने के लिए समान विचारधारा की पार्टियां जो देख रही है, जैसे चुनाव आता है देश का संविधान भी खतरे में चला जाता है, देश का लोकतंत्र भी खतरे में चला जाता है, और ये देश भी खतरे में चला जाता है। आप ये बताइए कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन पार्टी एक मंच पर आ रहे, ठीक है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं। हम तो चाहते हैं कि एक बार ये कहने लायक न रह जाए कि शायद अगर हम सब मिल के लड़े होते, सारे जुगुनियों ने किया है ऐलान कि हम सब मिलकर सूरज को हटाएंगे, तो ठीक है ये आए और लड़े, लेकिन क्यों, इसके पीछे कारण समझ लीजिए। और देश समझ रहा है उपाध्याय जी, आपके चैनल के माध्यम से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में
अपने कर्नाटक में अकेले ही लड़ी थी कांग्रेस, आपका तो बंटाधार हो गया। शांत रहिए, मैं कह रहा हूँ ना, हिमाचल में भी अकेले लड़ी थी कांग्रेस, बंटाधार हो गया। राजस्थान में कांग्रेस अकेले लड़ी थी, बंटाधार हो गया। वो आपके समय में नहीं बोले थे। में समाजवादी पार्टी ने मनोज जी आप जवाब देना, लेकिन वो आपके समय में नहीं बोले थे। वाले पार्टी के प्रवक्ता हो, आप शांत रहो। मैं क्या कह रहा था उपाध्याय जी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और ये जो एकता हो रही है कुछ सीटों को बढ़ाने, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्यों आप ऑफिस से ऐसा कर रहे? जब 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पूरा परिवार बहन मायावती के चरणों में पड़ा तो मिला कितना? 5, 80 में 5, 2 गवा दिया। कौन गवा दिया? पुश्तैनी सीट आजमगढ़ भी गवा दिया और रामपुर गवा दिया। बचा कितना? 3। और सुनिए, एक पार्टी भागे उत्तर प्रदेश की पुश्तैनी सीट, रायबरेली, अमेठी छोड़ के भागे वायनाड। आज कितना बचे हैं? 1। अब ये लड़ाई हो रही है कि जैसा कि हमारा कांग्रेस के भाई ने कहा कि अगर हम एक हो गए तो 3 लाख तो मुसलमान है, 2 लाख यादव है और कुछ और मिला देंगे तो 8 लाख वोट तो पक्का हो गए। देखिए मैं जो कह रहा हूँ उपाध्याय जी, वो आपके चैनल पर ये प्रदेश की जनता सुन रही है। अरे भाई, अखिलेश यादव ने खुलेआम अमुआई का नारा लगाया। जब देखा कि अमुआई से काम नहीं चलेगा तब उन्होंने क्या किया? पी लिए। तब क्या किया? पी लिए, मतलब पिछड़ा, दलित और मुसलमान। पिछड़े के नाम पर यादव ने पिछड़ों को जोड़ लिया, जिनकी 4 बार सरकारें रही, सारा हक मार के बैठ गए। आज वो पिछड़ा की बात कर रहे हैं, आज वो जो है जनगणना की बात कर रहे हैं। भैया 4 बार सरकार तो थी, क्यों नहीं कराए? और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। 2011 में ये क्या कहते हैं कि मनमोहन सरकार ने कराया था, 14 तक उसको लेकर के बैठे रहे, क्यों नहीं घोषित कर दिया? भैया उपाध्याय जी दोनों से पूछिए। कहने का मतलब ये है कि ये किसी तरह से चाहते कि इन केंद्र प्रकार से हमारी कुछ सीटें बच जाए, हम 3 से 4 हो जाए, 4 से 5 हो जाए। और देखिए जो मुस्कुरा रहे हैं वो सोच रहे कि हमारी 2। ठीक है ओम प्रकाश सिंह जी, रिपीट मत करिए। चौबे जी एक सवाल मेरा आपसे है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो अभी हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसले के बाद राहुल गांधी अब चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे में जो उनका चुनाव क्षेत्र है अमेठी में कौन चुनाव लड़ सकता है? क्या प्रियंका गांधी के लड़ने की संभावना है? और यदि यहाँ कोई भी नहीं लड़ता है तो क्या और ये भी कहा जा रहा है कि रायबरेली जहाँ से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं वे अब अस्वस्थ चलती हैं, इस वजह से हो सकता है कि इस बार वे यहाँ से चुनाव न लड़े। इन परिस्थितियों में कांग्रेस क्या आपको नहीं लगता कि और कमजोर होगी यहाँ पर? चौबे जी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान की जनता वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और माननीय कपड़ा मंत्री जी का चेहरा चाल सब उजागर हो गया है अमेठी की जनता के बीच में। केवल वो छले गए हैं और ठगे गए। अच्छा। अब अमेठी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को किस लिए वोट देगी? बेटियों का हश्र तो देख ही लिया। अगर बेटियों का हश्र देखना है भाजपा के सांसद और विधायक और गृह मंत्री के द्वारा, तो भाजपा को वो देगी क्या जनता अपने बेटियों का हश्र देखने के लिए? फिर किसानों ने अपना हश्र देख लिया, गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ी, हजारों किसान मारे गए, उनका हक छीनने की कोशिश हुई, तो किसान किस लिए वोट करेगा इनको? फिर नौजवानों ने अपना हक देख लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पकौड़ा बेचो और चाय बेचो, ये रोजगार है। जब लखनऊ ही नहीं पूरे देश में नौजवान पकौड़ा बेच रहा है, तो बाद भी वो 2019 का चुनाव जीते, 2022 का विधानसभा चुनाव जीतती रही भारतीय जनता पार्टी। ये सब आरोप आप पिछले 5 साल से लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। इसलिए कोई नए मुद्दे लाइए चौबे जी, इन मुद्दों से चुनाव में अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है और जो उनका जो प्रचार तंत्र है उसके आगे आप नहीं खड़े हो पाएंगे। खैर, सुभाषपा के सुभाष चंद्र यादव जी आपको लेकर के अभी असमंजस की स्थिति है। हालांकि आपने कहा कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सब जानना चाहते हैं कि आप किसके साथ जाएंगे।
उपाध्याय जी, पहले तो स्पष्ट कर दूं कि मुद्दा क्या था, उसके बावजूद डिबेट कहां से कहां चली गई। गौतम अडानी पे चली गई, राम राम पर चली गई, राजस्थान पर चली गई, बहुत जगह इधर से उधर डाइवर्ट हो गई। जिस मुद्दे पर डिबेट हो उस मुद्दे के ऊपर सवाल के जवाब से भाग रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे अजय चंद्र चौबे जी हो। विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी एकता है कहाँ? पहले उसके बारे में, विपक्षी एकता की जो बहन करने वाले लोग हैं उसके बारे में लोग स्पष्ट करें। और जिस प्रकार मनोज यादव जी ने भी बोला कि राम राम कहिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाएगा, यानी राम राम शब्द कहना समाजवादी पार्टी के लिए क्या लगता है तुच्छ है? और वास्तविकता ये तुच्छ है, क्योंकि इनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी राम का वैसे भी अपमान कर देते हैं, वो तो तुलसीदास जी का अपमान करते हैं, इसीलिए पीडीए पे आ गए। पीडीए का आने का मतलब यही कि अब इनको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो भी सवर्ण है समाजवादी पार्टी से किनारा कर ले, क्योंकि अखिलेश यादव जी बोल रहे भैया पिछड़ा वोट दे दे, दलित वोट दे दे, अल्पसंख्यक वोट दे दे, हमको सवर्णों का वोट ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार मनोज कुमार जी बोल रहे हैं कि भैया गौतम अडानी जी उनके लाडले हैं, अरे उसी विपक्षी एकता के अंदर तो क्या उनको आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी चौबे जी मैं आपसे ज्यादा बदतमीज हूँ, चौबे जी मैं आपसे कहीं ज्यादा बदतमीज हूँ। सुनने की क्षमता रखो, जब आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ तो पहले सुनो, वरना मेरी बदतमीजी झेल नहीं पाओगे आप। पहले सुनो पहले। उपाध्याय जी, जिस प्रकार मनोज जी बोले, मनोज जी ने बोला कि भैया अडानी जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े लाडले। अरे भैया, जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं जिसके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल है, वहीं पे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी उसी अडानी जी का पलक पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं, और अडानी जी वहां बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर चुके हैं। तो ये क्या है? देखिए, वो उद्योगपति है, उस उद्योगपति के साथ में आप राजनीति के प्रयास कर रहे हैं। भूपेश बघेल भी करते हैं, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल भी करते हैं, और हिमाचल में अभी नया असाइनमेंट अडानी के साथ ही कांग्रेस करने जा रही है। अंबानी के साथ, अडानी के साथ कांग्रेस अपनी परियोजनाएं लेके जा रही है हिमाचल प्रदेश में। तो वो तो दिखावा कुछ है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ और है। सुभाष जी, अगर ऐसी बात है अडानी के साथ कर रही है कांग्रेस, तब तो यही चीज कांग्रेस पार्टी नहीं समझ रही है, इनको समझने की जरूरत है। लेकिन जो मुद्दा है विपक्षी एकता का, मनोज भैया स्पष्ट करिए कि आपने बोला कि सबसे बात चल रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बात नहीं चल रही है, ठीक है, सुभाषपा तो जनता के बीच में, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अगर आप नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि भैया हम जीत नहीं पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस भूमिका के अंदर है। पूर्वांचल के अंदर उपाध्याय सर एक कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। तो सुभाषपा इस भूमिका के अंदर तो है कि वो समाजवादी पार्टी का खेल तो खराब कर सकती है। वो तो समाजवादी पार्टी जो मुंगेरी राम के हसीन सपने देख रही है, वो ये सोच रही है कि नहीं भैया, सुभाषपा को बिना साथ लिए हम दिल्ली की सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे। तो इनका दुस्वप्न है ये मुंगेरी राम के हसीन सपने देखे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक दृष्टि के लिहाज से कांग्रेस से बड़ी पार्टी है। मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुभाष जी, अब समय हमारे पास कम है, संक्षेप में सभी का एक एक जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, सुभाष जी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उस पर बहुत संक्षेप में अपना जवाब दीजिए, डिबेट समाप्ति की ओर जा रही है, उसके बाद ओम प्रकाश सिंह जी से जवाब लेंगे। जी मनोज जी। कुछ गैसें होती हैं उपाध्याय जी, बड़ी हल्की होती है, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका वजन बहुत होता है जी। एक शायद हीलियम गैस बड़ी हल्की होती है, शायद हमारे चौबे जी बताएंगे, और पारा जो होता है वो पदार्थ होता है बड़ा हल्का, बड़ा भारी होता है, भले थोड़ा सा ही दिखे। तो अगर हल्केपन के साथ राजनीति की जाएगी तो समाजवादी पार्टी उस पर रिएक्ट नहीं करती। और मैंने अडानी जी पे आवाज इसलिए उठाया क्योंकि नरेंद्र मोदी का सवाल आपने मुझसे पूछा था कि अगर आप इनको वोट देंगे तो इनको मिलेगा, उनको देंगे तो उनको मिलेगा, तो बीजेपी को वोट देंगे तो अडानी को मिलेगा। मैं विषयांतर होना डिबेट में कभी नहीं समझता, और ना प्रयास करता हूं कि विषयांतर हो, और सत्ता हमारी है नहीं तो मैं तीखे सवाल ही पूछता हूं सत्ता से। मैं विपक्ष को नहीं घेरता। इतनी देर में आपने नहीं देखा होगा कि मैं कांग्रेस पे अटैक करूं, बसपा पे अटैक करूं। ये वो लोग करते हैं जो हीलियम गैस की तरह बड़े हल्के होते हैं, उस एक फूंक में उड़ जाते हैं, उनसे जिनसे वायु खिचड़ी की सुरक्षा ले लेते हैं, उनके खिलाफ बोलने से डर लगता है। वर्क करके आते नहीं हो, खाली बैठ के डिबेट करने से मतलब नहीं होता, मुद्दे की बात करो ना। हल्कापन तो समाजवादी के प्रवक्ता ठीक है मुद्दे से भागने का प्रयास। अरे ठीक है सुभाष जी मर्यादा बना के रखे। मेरा कहना है मर्यादा बना के रखे, जनता देखती है, सब अपनी अपनी बारी पे जवाब दें, और वो हम लोग बुल फाइट नहीं कर रहे हैं, और मैं इस तरह की डिबेट मैं चाहता भी नहीं कि मेरी डिबेट में बुल फाइट हो, शांति से जवाब दें। ओम प्रकाश चौबे जी, आखिरी सवाल आपसे है कि बहुत सारे जो है वो सवाल हैं आपसे, लेकिन एक सवाल ये कि जैसा मनोज यादव जी ने शुरू में उठाया कि भाजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है, ये स्पष्ट करें।
देखिए, ऐसा है कि भाजपा कोई ऐसा नहीं मुद्दा है जिसको बताने की जरूरत है, बल्कि उन लोगों से अगर पूछे होते कि जो विपक्षी एकता पटना में मुद्दा क्या था, तो केवल यही था कि मोदी को हटाओ और विपक्ष को ले आओ, बाद में तय किया जाएगा हमारा नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा। हमारा केवल एक मुद्दा, कोई नया मुद्दा नहीं, प्रदेश और देश का विकास, और इसी मुद्दे पर हम 2024 का भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है। जनता प्रदेश और देश की पहले भाजपा को आजमाती है, फिर बार बार दोहराती है। इस बार तो दोहराने की बात छोड़िए, कहराने जा रही है ये पूरा देश में। ठीक है ओम प्रकाश चौबे जी, ये आपका चुनावी भाषण होने लग गया है। आप सभी वक्ता हमारे साथ जुड़े, समय हमारे पास कम है, हमें डिबेट यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी दिन हाजिर होंगे किसी अन्य विषय के साथ में। विपक्ष की एकता की बातें जहां तक है, वहां आपको एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। वे पिछले 3 दिन में 3 से ज्यादा राज्यों में दौरा कर चुके हैं। एक दिन में 2, कहीं 3 सभाएं ले रहे हैं। लगातार वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जगह जगह प्रभारी बदले गए हैं और सांसदों की मीटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने काम में जुट गए हैं, वे पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष अभी सिर्फ सवालों में उलझा है और बैठकों में उलझा है। विपक्ष को अभी सूझ नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला कैसे किया जाए। बहरहाल अभी तो राजनीति काफ़ी लंबी होनी है। 5 राज्यों में चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। विपक्ष की एकता अभी मीटिंगों तक उलझी हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा।